बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोग परागण की चर्चा कर रहे थे। परागण यानी परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया। किसी पुष्प के पराग कोश से पराग कणों का निकलकर उसी पुष्प के या किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। यानी द मूवमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। तो ये परागण की क्रिया पे हम लोग कल चर्चा किए थे। अभी हम आपको बताएं, ये जो परागण की प्रक्रिया होती है ये 3 प्रकार की होती है। पहला स्वपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन। जब एक ही पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पे पहुंचता है तो यह क्रिया स्वपरागण कहलाती है। जब एक पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पे पहुंचता है तो यह क्रिया स्वपरागण कहलाती है। और स्वपरागण के लाभ और हानि के बारे में और इनकी युक्तियों के बारे में कल हम अपने पिछले वीडियो में चर्चा किए थे। अभी आज हमें पढ़ना है क्रॉस पॉलिनेशन, पर परागण। क्रॉस पॉलिनेशन मतलब क्या है? पर परागण का मतलब क्या कि जब एक पुष्प का परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, एक पुष्प का परागकण उसी जाति के या किसी दूसरे जाति के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते तो इस प्रक्रिया को हम लोग पर परागण कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। अब इसके लिए युक्तियों की हम जब चर्चा करते हैं तो इसमें पहली युक्ति होती है कि फ्लावर को मोनोसेक्सुअल होना चाहिए, यूनिसेक्सुअल होना चाहिए, यानी पुष्प एक लिंगी होना चाहिए। अर्थात कि नर पुष्प अलग होना चाहिए और मादा पुष्प अलग होना चाहिए। तो जब नर पुष्प अलग होगा और मादा पुष्प अलग होगा तो इस प्रकार के कंडीशन को एक लिंगिता कहते हैं, यूनिसेक्सुअलिटी कहते हैं। दूसरा टर्म इसमें आता है स्वदूषण, यानी सेल्फ पॉइजनिंग। बहुत सारे पौधों में ऐसा होता है कि जब उसी पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पे पहुंचेगा तो ये सेल्फ पॉइजनिंग हो जाती है और पुष्प सूख जाता है। इसका एग्जांपल आपको ऑर्किड में देखने को मिलता है। तो ये स्वदूषण हो गया, सेल्फ पॉइजनिंग हो गया। तीसरा इसका युक्ति होता है भिन्न काल पक्वता, यानी मैच्योरेशन एट डिफरेंट टाइम्स। नर जननांग और मादा जननांग ये दोनों अलग अलग समय पे परिपक्व हो जाए। नर जननांग पहले परिपक्व हो जाए, मादा जननांग बाद में परिपक्व हो, या नर जननांग बाद में परिपक्व हो और मादा जननांग पहले परिपक्व हो, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं भिन्न काल पक्वता। अब यहाँ पे बच्चों 2 टर्म्स आते हैं। यदि नर जनन अंग का विकास पहले हो जाता है तो इसको प्रोटेंडरस कहते हैं। इस कंडीशन को प्रोटेंडरस। अगर नर जनन अंग का विकास अर्लियर हो जाता है तो, और ठीक उल्टा होता है, अगर मादा जनन अंग का विकास अर्लियर हो जाए तो इसको प्रोटोगाइनी कहते हैं। प्रोटोगाइनी कहते हैं। ये मादा जनन अंग का विकास अर्लियर होता है, नर जनन अंग का विकास लेटर होता है। तो ये भिन्न काल पक्वता होती है। और अगला विषम रूपता, यानी हेटेरोमॉर्फिज्म हो जाए, इसमें पुष्पों में विषम रूपता हो जिससे कि उसी पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक ना पहुंच पाए। तो ये पर परागण की विभिन्न प्रकार की युक्तियां होती हैं। अब पर परागण विभिन्न संसाधनों के द्वारा होता है। तो विभिन्न संसाधन क्या है? संसाधन के आधार पे पर परागण को हम कई भागों में डिवाइड कर लेते हैं। अब इसमें सबसे पहला हमारा होता है वायु परागण। वायु परागण यानी एनेमोफिली। जब परागकण हवा के द्वारा
पराग कोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचे तो इस प्रकार के परागण की क्रिया को एनिमोफिली कहते हैं, वायु परागण कहते हैं। और यह देखने को मिलता है एक बीजपत्री पौधों में, जैसे गेहूं में, धान में, मक्का में इत्यादि। इन सब पौधों में ये वायु परागण होता है। वायु परागण के लिए शर्तें क्या होनी चाहिए? तो वायु परागण में शर्तें क्या होती हैं कि परागकण बहुत ही हल्के होने चाहिए और परागकण की संख्या प्रचुर मात्रा में होनी चाहिए, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है, कोई निश्चितता नहीं है कि ये परागकण अगर परागकोश से निकल रहे हैं तो ये वर्तिकाग्र तक ही जाएंगे। इसलिए लार्ज क्वांटिटी इनकी आवश्यक होती है। फायदा इसमें क्या है कि इसमें पुष्प में कोई भी मकरंद की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्टर इज नो रिक्वायर्ड, मकरंद आवश्यक नहीं होता है, सुगंध की आवश्यकता नहीं होती है। तो मकरंद आवश्यक नहीं होगा, सुगंध आवश्यक नहीं होगा और रंग की भी आवश्यकता नहीं होती है। ये वायु परागण है। अभी इसके बाद हम बात करेंगे कीट परागण। कीट परागण, तो जब ये परागण की क्रिया कीटों के द्वारा होती है तो इनको हम कीट परागण कहते हैं, एंटोमोफिली कहते हैं। कीट परागण एंटोमोफिली, एंटोमोफिली। जब कीटों के द्वारा, जब इंसेक्ट के द्वारा परागकण परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो इस प्रकार के परागण की क्रिया को हम लोग कीट परागण कहते हैं। और ये विभिन्न प्रकार के पौधों में अलग अलग से होता है। अभी जैसे हम बात करें तो मक्खियों के द्वारा परागण होता है, तितली के द्वारा परागण होता है, बर्ग के द्वारा परागण होता है, मक्खियों के द्वारा परागण होता है। मक्खियों के द्वारा परागण, ये आप बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका, रेफ्लेशिया, रेफ्लेशिया एरिल। ये रेफ्लेशिया की क्वालिटी क्या है कि इसका जो पुष्प खिल जाता है तो सड़े हुए मांस की तरह की इसकी दुर्गंध होती है और सड़े हुए मांस के कारण बहुत सारी मक्खियां अट्रैक्ट होकर उस पर पहुंचती हैं और पॉलिनेशन को पूरा करती हैं। तो ये कीट परागण हो गया। इसके अलावा हाथी परागण, हाथी परागण, बहुत सारे पौधों में हाथी के द्वारा परागण होता है। चमगादड़ परागण, चमगादड़ परागण, तो जब परागण की क्रिया चमगादड़ के द्वारा होती है तो इसको चमगादड़ परागण कहते हैं, कीरोप्टेरोफिली कहते हैं। कदम्ब, कदम्ब बहुत अच्छा एग्जाम्पल है चमगादड़ के द्वारा होने वाले परागण की क्रिया का। चमगादड़ के द्वारा परागण, कीरोप्टेरोफिली। इसके अलावा घोंघा के द्वारा परागण होता है। घोंघा परागण, घोंघा के द्वारा परागण होता है। मैलेकोफिली, मैलेकोफिली बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका। पक्षी के द्वारा परागण, जिसको हम लोग पक्षी परागण कहते हैं। पक्षी परागण, ऑर्निथोफिली, पक्षी परागण यानी ऑर्निथोफिली। बहुत सारे पौधों में पक्षियों के द्वारा पॉलिनेशन होती है। जैसे एक ह्यूमिंग बर्ड होता है, बहुत छोटा सा चिड़िया, उसके द्वारा जो परागण की क्रिया होती है ये पक्षी परागण। इसी प्रकार बहुत सारे ये एक्सेसरीज होते हैं क्रॉस पॉलिनेशन के लिए। ये पर परागण के लिए बहुत सारे सहायक की आवश्यकता होती है। अभी इसके बाद हम लोग बात करेंगे क्रॉस पॉलिनेशन में। अगला टॉपिक है हमारा जल परागण। जल परागण, तो जब परागण की क्रिया जल के द्वारा संपन्न होती है, जब परागण वाटर के द्वारा होता है, जल के द्वारा होता है, तो इसको हम लोग
जल परागण कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, जितने भी जलीय पौधे होते हैं जो जल में उगने वाले एंजियोस्पर्म होते हैं, जैसे हर्डिला होता है और रेननकुलस होता है, इसमें जल के द्वारा परागण की क्रिया संपन्न होती है। तो ये हो गया हमारा पर परागण, वायु द्वारा, कीट द्वारा, ये जंतुओं द्वारा, पक्षियों द्वारा, फिर ये जल द्वारा। फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे बच्चों, जल परागण के बाद हम लोग बात करेंगे कृत्रिम परागण, ये आर्टिफिशियल पॉलिनेशन है। कृत्रिम परागण, तो जब परागण की क्रिया मनुष्य के द्वारा संपन्न कराई जाए तो इस प्रकार के परागण को कृत्रिम परागण कहते हैं, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन कहते हैं। मनुष्य के द्वारा जो परागण की क्रिया होती है, ये दो कार्य इसमें होते हैं, एक तो विपुंसन की क्रिया होती है और दूसरी बैगिंग की क्रिया होती है। विपुंसन और बैगिंग, ये दो काम हम करते हैं कृत्रिम परागण के लिए। इसमें होता क्या है कि कोई भी फ्लावर है तो इस फ्लावर में हम सबसे पहला काम क्या करते हैं कि जो इनके एंथर हैं, तो किसी एक पुष्प को चुनते हैं, ठीक है, किसी एक पुष्प को चुनते हैं और उसके सारे के सारे एंथर तोड़ देते हैं, अलग कर देते हैं। यह क्रिया विपुंसन कहलाती है, स्टेमिनेशन कहलाती है। यानी इसमें मेल ऑर्गन जो है ये समाप्त हो गए, अब केवल वर्तिकाग्र बच जाता है, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ये बच जाते हैं। अब इनकी हम बैगिंग कर देते हैं, इनको बैग से ढक देते हैं, पॉलीथीन से कवर कर देते हैं, ताकि किसी भी परिस्थिति में कोई भी परागकण यहां वर्तिकाग्र तक ना पहुंचे। अब जब यह वर्तिकाग्र परिपक्व हो जाता है तो हम किसी भी फ्लावर से एंथर से ये पॉलन ग्रेन्स कलेक्ट करते हैं और कलेक्ट करके यहाँ पे छोड़ देते हैं। तो यह जो प्रक्रिया होती है वो कृत्रिम परागण कहलाती है, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन कहलाती है। तो बच्चों ये हो गया पॉलिनेशन के बारे में। अब पर परागण से लाभ की बात हम कर लें तो पर परागण से बहुत सारे लाभ होते हैं। जैसे सबसे पहला लाभ होता है कि इस विधि से बने हुए फल आकार में बड़े होते हैं, मीठे होते हैं और स्वादिष्ट होते हैं। यानी पर परागण से बने हुए फल आकार में बड़े होंगे, स्वादिष्ट होते हैं और मीठे होते हैं। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे कि इस विधि से उत्पन्न बीज जो होते हैं ये उत्तम नस्ल के होते हैं, यानी संकर ओज होता है, इनमें संकरोच होता है, उत्तम नस्ल के बीज तैयार होते हैं। तीसरा कि पर परागण से एक से अधिक प्रजातियों का विकास हम कर सकते हैं। चौथा, पर परागण में रोग प्रतिरोधक जातियों का हम विकास कर लेते हैं। अगला, पर परागण के द्वारा हम अत्यधिक उत्पाद का भी लाभ प्राप्त करते हैं। तो ये पर परागण से लाभ होते हैं। अभी हानियों की हम चर्चा कर लें, पर परागण से हानि क्या होते हैं। तो हानियों में सबसे पहला नुकसान इनसे क्या होता है कि इन्हें बाह्य साधनों पर निर्भर रहना पड़ता है। जैसे वायु पर निर्भर होना पड़ेगा, कीट पर निर्भर होना पड़ेगा। अगर ये एक्सटर्नल जो एसेसरीज हैं, जो बाह्य संसाधन है, ये उपलब्ध नहीं हो पाए तो फिर पॉलिनेशन की क्रिया नहीं हो पाती है, ये पॉलिनेशन ब्रेक हो जाता है। तो पहला इसमें एसेसरीज की आवश्यकता होती है, दूसरे संसाधनों पर निर्भरता होती है। तीसरा चीज, इनमें परागकण की अत्यधिक आवश्यकता होती है। इसमें पुष्पों में गंध की आवश्यकता होती है, पुष्पों में मकरंद की आवश्यकता होती है और पुष्पों में रंग यानी पुष्प चटक रंग के होने चाहिए, तभी कीट उस पर आकर्षित होंगे और पॉलिनेशन की क्रिया को पूरा कराएंगे। यही कारण है कि दिन में खिलने वाले पुष्प प्रायः रंगीन होते हैं कीटों को अट्रैक्ट करने के लिए, और रात में खिलने वाले फूल जो होते हैं वो प्रायः सफेद रंग के होते हैं, क्योंकि रात में अगर रंगीन होगा तो कीटों को आकर्षित नहीं कर पाएगा। इसलिए रात में पुष्प सफेद होते हैं और सफेद
आसानी से कीटों को आकर्षित कर लेते हैं, इसलिए रात में खिलने वाले फूल सफ़ेद होते हैं और दिन में खिलने वाले फूल ये रंगीन होते हैं। अगला इससे नुकसान है कि पर परागण में जो बीज प्राप्त होते हैं वो सदैव संकर नस्ल के होते हैं, ये शुद्ध नस्ल के नहीं होते हैं। तो ये पर परागण से ये लाभ हो गया, हानि हो गया। ये हो गया हमारा पॉलिनेशन के बारे में। तो अभी बच्चों हम लोग पढ़ लिए परागकण के निर्माण के बारे में, बीजांड के निर्माण के बारे में और परागण की क्रिया के बारे में। अभी हम अगले टॉपिक पे बात करेंगे कि परागकण का अंकुरण और पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश। तो बच्चों अभी हम इस टॉपिक में बात करेंगे परागकण के अंकुरण के बारे में कि परागकण का अंकुरण कैसे होता है। तो आपको हम बताएं सबसे पहला चीज कि ये जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, ये जो परागकण होता है, ये पॉलन ग्रेन दो आवरणों से घिरा हुआ ये जो एक शाइन है और ये अंदर वाला इंटाइन और ये पोर्स पराग छिद्र, और ये दो न्यूक्लियस होते हैं, एक होता है वेजिटेटिव और एक होता है जनरेटिव। तो ये अवस्था होती है, ये जब पॉलन ग्रेन परिपक्व हो जाते हैं और फ्री होते हैं, जब पॉलिनेशन की क्रिया होती है तो इस अवस्था में होती है। और पॉलिनेशन होने के बाद जब ये परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, जब ये परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो अब यहां वर्तिकाग्र पर पहुंचने के बाद ये जर्मिनेशन होता है, इनमें ये परागकण अंकुरण प्रारंभ करते हैं। तो परागकण जब अंकुरित होता है तो ये जो पराग नलिका है, इस पराग नलिका से ये जो पराग छिद्र है, इस पराग छिद्र से एक पराग नलिका का ग्रोथ होता है। तो होता क्या है, जब पॉलिनेशन की क्रिया हो जाती है और ये वर्तिकाग्र पर जब परागकण पहुंच जाते हैं तो परागकण नमी अवशोषित करते हैं और इस नमी अवशोषण से ये जो एक शाइन होता है, जो स्पोरोपोलेनिन की वॉल होती है, ये डिसॉल्व होने लगती है, ये गलने लगती है। और फिर ये जो इंटाइन है, इसमें जो पॉलन पोर्स होते हैं, ये पॉलन पोर्स एक जर्म ट्यूब के रूप में बाहर निकलती है, एक जनन नलिका के रूप में बाहर निकलती है। और जनन नलिका के लिए ये जो वेजिटेटिव सेल है ये डिवाइड होता है और यही इस नलिका का निर्माण करवाता है, पॉलन ट्यूब का निर्माण करवाता है। इस पॉलन ट्यूब का खोज किया था जीबी एमिशी ने। इस पॉलन ट्यूब का खोज किया था जीबी एमिशी ने। तो जैसे ही ये पॉलन ट्यूब ग्रो करना शुरू करता है तो ये जो जनरेटिव सेल है ये पॉलन ट्यूब के टिप्स पे आ जाती है, यहां शीर्ष भाग पे चली जाती है। अब ये पॉलन ट्यूब ग्रो करना शुरू करता है। तो अब जैसे जैसे ये ग्रो करता है तो ग्रो करने के बाद जब ये ओव्यूल के समीप पहुंचता है, जब ये ओव्यूल के समीप पहुंचता है, ये ओव्यूल के समीप आ गया,
जब ये ओव्यूल के समीप आ गया तो अब यहां देखें, ये जो पोलन ट्यूब है इस ओव्यूल में 3 मार्गों के द्वारा प्रवेश करता है। पोलन ट्यूब का इस ओव्यूल में जो एंट्रेंस होता है वो 3 पैथ होते हैं उसके। ये जो सबसे पहला पैथ है, यहां लिखते हैं, ये जो हमारा सबसे पहला पैथ है, अगर ये पोलन ट्यूब ये इधर से घूम के आता है और ये माइक्रोपाइल के थ्रू एंटर करता है, अगर ये पराग नलिका बीजांड द्वार के द्वारा प्रवेश करती है तो इस प्रकार के प्रवेश को पोरोगेमी कहते हैं। पोरोगेमी कहते हैं। दूसरा चीज, अगर ये पराग नलिका इस माइक्रोपाइल के द्वारा ना ये सीधे कैलेजा के द्वारा प्रवेश कर जाए तो इस प्रकार को हम कैलेजोगेमी कहते हैं। ये सेकंड पैथवे होता है एंट्रेंस का, कैलेजोगेमी, निभागी प्रवेश कहते हैं इसको। और तीसरा मेथड होता है कि अगर ये पोलन ग्रेन से अंकुरित ये पोलन ट्यूब कैलेजा के द्वारा भी प्रवेश ना करे और इस माइक्रोपाइल के द्वारा भी प्रवेश ना करे, और ये कहां से प्रवेश करेगा, तो ये इसके अलावा और कहीं से भी प्रवेश करेगा, तो इस प्रकार के प्रवेश को हम कहते हैं मीसोगेमी। मीसोगेमी। तो ये 3 प्रकार के रास्ते होते हैं इनके एंट्रेंस के लिए। पहला पोरोगेमी, जब ये माइक्रोपाइल के द्वारा प्रवेश करे। दूसरा कैलेजोगेमी, जब ये कैलेजा के द्वारा प्रवेश करे। और तीसरा ये किधर से भी प्रवेश कर जाए, तो इस प्रकार के प्रवेश को हम लोग मीसोगेमी कहते हैं। तो अब ये तो हो गया प्रवेश। और प्रवेश के बाद हम देखें, जैसे ही ये पोलन ट्यूब इस के अंदर प्रवेश कर लिया, अब यहां पे एक बड़ा सा ये बना के देखें हम, और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये देखें, ये देखें। तो जब ये पोलन ट्यूब इस बीजांड में प्रवेश करता है और बीजांड में जब प्रवेश कर जाता है, तो जैसे ही ये बीजांड में प्रवेश करता है तो इसका जो टिप्स है, इसका जो शीर्ष भाग है वो डिजॉल्व हो जाता है, इसका शीर्ष भाग गल जाता है। और जब इसका शीर्ष भाग गल जाता है तो इसके अंदर ये जो जनरेटिव सेल है, ये जनरेटिव सेल विभाजित होके ये 2 मेल गैमेट का निर्माण कर लेता है। ये दोनों मेल गैमेट्स हो गए, नर युग्मक, ये दोनों नर युग्मक हो गए। अब देखिए इसमें है क्या चीज, यहां पे ये 3 एंटीपोडल सेल्स, ये 2 पोलर न्यूक्लियाई, और यहां पे ये एग सेल और 2 साइनर्जिड सेल, ये स्थिति होती है इनकी। तो जब ये पोलन ट्यूब इसमें इंटर कर गया, तो इंटर करने के बाद इसका जो जनन कोशिका है, जो जर्मिनेटिव सेल है, वो डिवाइड हो जाता है और डिवाइड होकर 2 मेल गैमेट का निर्माण करता है। अब एक मेल गैमेट आ जाता है, इस अंड कोशिका के साथ, एग सेल के साथ फ्यूज करता है, और फ्यूज करके यह जाइगोट का निर्माण करता है। इसे हम वास्तविक निषेचन कहते हैं, इसे हम सत्य का निषेचन कहते हैं, ट्रू फर्टिलाइजेशन कहते हैं इसको। कि जब एक नर युग्मक इस मादा युग्मक के साथ संयुग्मन की क्रिया करे तो यह ट्रू फर्टिलाइजेशन होता है, सत्य निषेचन होता है। अब ये जो दूसरा नर युग्मक है, ये दूसरा नर युग्मक इन पोलर न्यूक्लियाइयों के साथ फ्यूज कर जाता है, तो यह क्रिया द्विनिषेचन कहलाती है, डबल फर्टिलाइजेशन कहलाती है। और इसका खोज किया था नवाशीन नामक वैज्ञानिक ने, इसे बताया था नवाशीन ने। यानी एक नर युग्मक इस अंड कोशिका के साथ संयुग्मन पूरा किया, ये ट्रू फर्टिलाइजेशन, और जो दूसरा नर युग्मक है यह पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज किया और ये
डबल फर्टिलाइजेशन कहलाया। अब इसमें देखें हम, जब ये नर युग्मक अंड कोशिका के साथ संयुग्मन करता है तो यह जो संयुग्मन की क्रिया होती है इसके द्वारा, इस ट्रू फर्टिलाइजेशन के द्वारा एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, भ्रूण का निर्माण होता है। जबकि ये जो सेकंड मेल गैमेट है ये जो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करता है तो इसके द्वारा भ्रूणपोष यानी एंडोस्पर्म का निर्माण होता है, भ्रूणपोष का निर्माण होता है। तो यह परागकण के अंकुरण की बात हो गई। जब परागकण अंकुरित हुआ, पराग नलिका के रूप में बीजाणु में प्रवेश किया, इसका जनन केंद्रक दो भागों में बढ़ गया, एक नर युग्मक, दो नर युग्मक बन गए। तो एक नर युग्मक अंड कोशिका के साथ संयुग्मन करके भ्रूण का निर्माण करता है, एम्ब्रियो का निर्माण करता है, और दूसरा नर युग्मक इस पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज होके एंडोस्पर्म का निर्माण करता है, भ्रूणपोष का निर्माण करता है। तो बच्चों ये हो गया टॉपिक समाप्त यहाँ पे। अगले वीडियो में हम भ्रूण के विकास और भ्रूण के निर्माण की बात करेंगे। तो अगले वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारे वीडियो की जानकारी समय पे होती रहे।